जॉब सीकर्स हैं, जिनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश है, वो आज बहुत कुछ सीख सकते हैं। हर बिजनेस को बदलना पड़ेगा क्योंकि कुछ जो चीज़ें आप सुन रहे होंगे कि पूरा कोड लिख दे रहा है एआई। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं हर उस युवा को बोलना चाहूँगा जो आज एक जॉब की उम्मीद रखता है कि आपने डिग्री ली, बहुत अच्छी बात है, आपने पढ़ाई करी, बहुत अच्छी बात है, पर ये एक बेसिक बेंचमार्क हो गया है। इससे ऊपर उठना होगा और उससे ऊपर उठने के लिए आपको कोई ना कोई एक स्किल डेवलप करना पड़ेगा। जैसे एवरीवन वुड से आई एम हार्ड वर्क, आई एम डेडिकेटेड। पहली बात तो एज अ फ्रेशर कई लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो हार्ड वर्किंग है या नहीं है। उन्होंने सुनी ये बातें इसलिए बोलते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार वीर आहूजा टॉक्स में। आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि जो जॉब सीकर्स हैं, जिनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश है, वो आज बहुत कुछ सीख सकते हैं कि अपने आप को ग्रूम कैसे करें इंटरव्यू के लिए, अपने आप को तैयार कैसे करें लंबी रेस का घोड़ा बनने के लिए लाइफ में, कि किस तरीके से लाइफ में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो एक बहुत बड़ी आउटसोर्सिंग कंपनी के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हैं, जो यूके, यूएस, कनाडा, सऊदी अरेबिया और ऐसी कई कंट्रीज़ में अपनी सर्विस को सर्व करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है कुलदीप सर आपका हमारे पॉडकास्ट में, और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, पहली बार मैं लाइन बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग में ही कि हम बहुत सौभाग्यशाली है सर कि आप हमारे पॉडकास्ट पर। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए सर। थैंक यू, प्लेजर इज माइन। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। तो सर, हम स्टार्ट करने से पहले एक सवाल सबसे पूछते हैं, वो सवाल आपसे भी है, आप कैसे हैं और लाइफ कैसी चल रही है सर? मैं अच्छा हूँ और लाइफ भी मस्त है, जैसी होनी चाहिए वैसी। तो सर, ये जो लाइफ मस्त है और जैसी होनी चाहिए वैसी है, इसके पीछे का राज क्या है? मतलब क्या ऐसी प्लानिंग थी? आज से अगर हम 15-20 साल पहले के कुलदीप की बात करें, जो पढ़ाई कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे या सोच रहे थे लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है, तो आज जाके जब लाइफ जैसी चाहिए थी वैसी हुई है, तो वो क्या था, कैसे स्टार्ट हुआ था? देखिए, जब आप उस एज में होते हैं तो आप इतना सोचते नहीं हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। दोस्तों ने जो कर लिया, पेरेंट्स ने जो रास्ता दिखा दिया। अब जैसे मेरे परिवार की बात करूं तो साइंस स्ट्रीम लेना, वो जो आपका मोहब्बते का डायलॉग था ना, परंपरा प्रतिष्ठा सम्मान, तो वो साइंस स्ट्रीम लेना हमारे लिए उस तरह का था। तो उसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो 12th के बाद बीएससी में एंटर हो गए। आप MBBS एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में ट्राई किया, बट कभी ऐसे पढ़ाकू थे नहीं कि कुछ ऐसा हो पाता। तो BSc में एडमिशन लिया। अब शौक बहुत थे, है ना, अर्ली डेज में भी, एजुकेशन के टाइम पे भी शौक बहुत थे। तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि जॉब करनी है या ऐसा करियर बनाना है। एक दिन हमारे दादाजी साहब, ग्रैंडफादर माय, ही वाज अ रिटायर्ड RS ऑफिसर, तो वो बोले कि यार अपनी फैमिली में देखो सब अलाउड होता है, बट एवरीथिंग स्टार्ट्स वंस यू आर ऑन योर ओन। मैंने कहा बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन में था, उनकी ये बात अच्छी लगी। नेक्स्ट डे आई फाउंड अ जॉब एंड स्टार्टेड इट। तो ऐसा है कि शौक जारी रखने के लिए जॉब पकड़ी थी, बट आई स्टार्टेड लाइकिंग इट। आई फेल्ट इंडिपेंडेंट, क्योंकि आपको किसी की तरफ देखना नहीं है। ऑफ कोर्स पेरेंट्स अपनी हैसियत से ज़्यादा आपके लिए करने की कोशिश करते हैं, पर वो कब तक। प्लस उसका फ़ायदा मुझ जैसे जो कम पढ़ने में शौकीन लोग होते हैं उनके लिए जल्दी स्टार्ट करने का फ़ायदा ये है कि आप लंबा अच्छा खेल सकते हैं। प्लस जब आपके दोस्त एक वो फ्रेशर वाली कैटेगरी में जूझ रहे होते हैं, तब आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस लेके बैठे होते हैं। और इसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू दिस इंडस्ट्री ओवरऑल, द आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री, ITES इंडस्ट्री, बिकॉज दिस इज़ द ओनली इंडस्ट्री विच वेलकम्स फ्रेशर्स विद ओपन हैंड्स। मैंने ऐसी कोई और इंडस्ट्री नहीं देखी जहाँ पे फ्रेशर्स को इतना जल्दी एसिमुलेट कर लिया जाता है सिस्टम। आपसे या तो रेफरल मांगा जाएगा या फिर आपसे पास्ट एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। इवन एज ए फ्रेशर जो काउंट्स निकलेंगे वैकेंसी के, वो बड़े कम होते हैं। यहाँ पे आप देखो आउटसोर्सिंग में, आप IT पार्क के अंदर ही कम से कम 400-500 वैकेंसीज हर मंथ निकलती है। बिल्कुल। सो दैट इज़ वेयर द जर्नी स्टार्टेड। इट वाज बैक इन 2004-2005। अच्छा सर, जैसे कि आउटसोर्सिंग
के बारे में आपने बताया, तो बहुत लोगों को आउटसोर्सिंग का पता नहीं होगा जो हमारे दर्शक है देख रहे होंगे। सो सर, ये आउटसोर्सिंग कंपनीज क्या करती है और इनका काम क्या होता है, अगर आप थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालें। बिल्कुल। देखिए, इसमें आउटसोर्सिंग एक बहुत बड़ा टर्म है, इट्स एन ओशन इन इटसेल्फ। आउटसोर्सिंग का लेम इन टर्म्स में मैं अगर बात करूं तो आपने अपना कोई काम किसी और को करने के लिए आउटसोर्स कर लिया। उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, वजह बहुत सारी हो सकती है, बट बहुत सीधे सरल शब्दों में इसका मतलब आपके पास कोई काम था जो आपने किसी थर्ड पार्टी को वो करने के लिए दिया है, आपके लिए ही। अब ये मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड में भी होता है, ये आपके सर्विस वर्ल्ड में भी होता है। आउटसोर्सिंग आर ऑफ वेरियस टाइप्स। तो मैन्युफैक्चरिंग की जैसे मैं बात करता हूँ, तो आज जो भी बड़े ब्रांड्स हैं, दे मे नॉट हैव देयर ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। आप दवाइयाँ देख लीजिए, आप एफएमसीजी प्रोडक्ट्स देख लीजिए, इनके ऊपर लेबलिंग ब्रांड्स की होती है, पर वो आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग होती है। सिमिलरली इन सर्विस सेक्टर, आईटी से ये फंडा मेजरली स्टार्ट हुआ था आउटसोर्सिंग वाला, जब अपनी आईटी सर्विसेज को लोग आउटसोर्स करते थे द बिजनेसेस। आज की तारीख में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, रिक्रूटमेंट प्रोसेस आउटसोर्सिंग, इसके बहुत सारे रूप हैं, बट अगेन द फंडामेंटल इज सेम। अगर किसी बिजनेस के पास कोई स्किल की कमी है, या इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो और एक्सपेंशन नहीं करना चाहते हैं लोकली, या डोमेस्टिकली स्किल सेट्स की कमी है, या फिर दे वांट टू सेव ऑन कॉस्ट, तो वो लोग आउटसोर्स करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे मैक्सिमम क्लाइंट्स जो हैं वो यूएस से आते हैं। अब यूएस में क्योंकि जो मिनिमम लेबर वेजेस हैं वो बहुत हाई है इन कंपैरिजन टू इंडिया, प्लस करेंसी डिफरेंस भी आ जाता है। तो हायरिंग अ फुल टाइम पर्सन हियर एंड हायरिंग अ फुल टाइम पर्सन देयर, तो बिग कॉस्ट डिफरेंस है। प्लस कॉस्ट इज नॉट द ओनली थिंग। आप देखेंगे कि एक पूरा फुल टाइम एम्प्लॉय लगाने के लिए और भी बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा आपको बहुत सारे कंप्लायंस मीट करने पड़ते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स आपको रेगुलर एम्प्लॉय को देने पड़ते हैं। सो दैट इज द रीजन दे चूज टू आउटसोर्स। या फिर कई बार ऐसी एक्टिविटीज जहाँ पे वो अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते, दे हैव देयर हाई स्किल्ड टीम्स। वो हाई स्किल्ड टीम्स अपने बिग पिक्चर पे या बिग आइडियाज पे या क्लाइंट सेंट्रिक थिंग्स पे वहाँ पे काम कर रही है, बट जो बिहाइंड द सीन एक्टिविटीज है वहाँ पे कम कॉस्ट में काम किया जा सकता है। वो एक्टिविटीज आउटसोर्स। तो सर, एज ए सीएम, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है? जैसे अब आप जिस कंपनी में अभी आप सीएमओ हैं, FPSPL, आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है? मैं बहुत सारे मज़े करता हूँ क्योंकि आई हैव अ वंडरफुल टीम, बट माई की रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू फाइंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़। किस मार्केट में किस सर्विसेज के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, प्लस अपनी टीम को गाइड करना ऑन डे टू डे बेसिस। सो अगेन, बिकॉज आई हैव मूव टू अ सर्टेन लेवल कि जहाँ पे मुझे वो लेवरेज है कि आई हैव अ टीम दैट इज टेकिंग केयर ऑफ डे टू डे ग्राइंड वर्क। तो आई कैन फोकस ऑन द बिगर पिक्चर कि अब किस तरह की टेक्नोलॉजी इज ट्रेंडिंग इन द मार्केट, व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज ट्रेंडिंग इन द मार्केट, तो लेट्स ट्राई इट आउट। फॉर एग्जाम्पल, मिडल ईस्ट इज समथिंग दैट वी हैव रिसेंटली स्टार्टेड वर्किंग अपॉन। Similarly, AI-based tools and technology is something that we are focusing a lot on these days. So, as a CMO, my individual responsibility is to guide the team, plus for the company to identify the opportunities for future growth and expansion. सर, फ्यूचर की अगर बात करें, आने वाले 5 से 10 साल में आउटसोर्सिंग बिजनेस जो फॉरेन में हम लोग कर रहे हैं, वो कहाँ स्टैंड करता है? आपको क्या लगता है जिस हिसाब से ग्रोथ हुई है, आप क्योंकि आप देख रहे हैं, आप शायद 15-16 साल का एक्सपीरियंस है आपको, जहाँ तक मैंने सुना है वो मुझे पता है। तो सर, अब आप कहाँ देखते 10 साल बाद आउटसोर्सिंग बिजनेस जो है वो कहाँ खड़ा होगा? एज अ बिजनेसेस विल हैव टू अडाप्ट, क्योंकि अभी तक क्या है कि इफ़ यू आर जस्ट अ बॉडी शॉप सेलिंग वर्चुअल एम्प्लॉयज़, वर्चुअल वर्क फोर्स, आउटसोर्स एम्प्लॉय, ये अभी तक चल रहा था क्योंकि बिजनेसेस आर ओनली कंसिडरेट अबाउट द कॉस्ट सेविंग्स। बट नाउ दे वांट वैल्यू एडिशन एज वेल, क्योंकि कॉस्ट इतना बड़ा फैक्टर एक टाइम के बाद नहीं रह जाता। दे वांट वैल्यू एडिशन, दे वांट स्पेशलाइजेशन, एंड विद द
एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी लाइक एआई, हर बिजनेस को बदलना पड़ेगा, क्योंकि कुछ जो चीज़ें आप सुन रहे होंगे कि पूरा कोड लिख दे रहा है एआई, बिल्कुल डिजाइनिंग में बहुत अच्छे काम कर रहा है एआई। तो इन एवरी सेक्टर एज अ इंडिविजुअल एंड एज अ प्रोफेशनल आपको कोई ना कोई स्किल डेवलप करना पड़ेगा, एंड एज अ बिजनेस आपको कुछ सर्टेन एरियाज पकड़ के उसमें स्पेशलाइज बनना होगा और फिर उसी में ग्रो करना होगा। गॉन आर द डेज जब वो कहते थे कि ही इज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। If you are jack of all trades and master of none, then you are no one actually in today's market. And similarly, it applies on individual as well. तो आपके चैनल के माध्यम से मैं हर उस युवा को बोलना चाहूँगा जो आज एक जॉब की उम्मीद रखता है कि आपने डिग्री ली, बहुत अच्छी बात है, आपने पढ़ाई करी, बहुत अच्छी बात है, पर ये एक बेसिक बेंचमार्क हो गया, इससे ऊपर उठना होगा और उससे ऊपर उठने के लिए आपको कोई ना कोई एक स्किल डेवलप करना पड़ेगा। आज अनफॉर्चुनेटली मैंने हज़ारों इंटरव्यूज़ लिए, उसमें से मैक्सिमम इंटरव्यूज़ में से अगर उनसे स्किल सेट पूछा जाता है तो लोग अपने सॉफ्ट स्किल्स को बताते हैं। सॉफ्ट स्किल एक बहुत अच्छी बात है, पर सॉफ्ट स्किल हर आदमी के अंदर कुछ होता है। इट्स लाइक हॉबीज, जैसे एवरीवन वुड से आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम डेडिकेटेड। पहली बात तो एज अ फ्रेशर कई लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो हार्ड वर्किंग है या नहीं है, उन्होंने सुनी ये बातें इसलिए बोलते हैं। प्लस ये सॉफ्ट स्किल्स हैं, तो सॉफ्ट स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट हार्ड स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं किसी एक जॉब को पाने में। जैसे कि यार आजकल तो ये पढ़ना भी बहुत आसान हो गया, आप देखेंगे इतने छोटे छोटे कोर्सेज, इतनी छोटी छोटी अकेडमीज़ हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं, सस्ते में आप 500-600 रुपये से स्टार्ट करके 5-10 हज़ार में एक नया स्किल डेवलप कर सकते हैं। प्लस देर आर फ्री कोर्सेज अवेलेबल, आप कोर्सेरा देखिए, आप यूडेमी देखिए, लिंक्डइन लर्निंग देखिए, आप गूगल एकेडमी देखिए, देर आर अबंडेंस ऑफ कोर्सेज दैट यू कैन डू विदाउट एनी कॉस्ट या फिर एट मिनिमल कॉस्ट एंड डेवलप सर्टेन स्किल्स। सो माई सजेशन टू यू इज लर्न टेक्नोलॉजी, वट एवर टेक्नोलॉजी इट इज, डेवलप सर्टेन स्किल, इट कैन बी एनी स्किल। मैं ये नहीं कह रहा कि स्किल IT की इंडस्ट्री में ही कुछ होना चाहिए, बट आई गिव यू एन एग्जाम्पल, आप वेल्डर भी हैं और एक स्पेशलाइज तरह की वेल्डिंग वो सिर्फ आप जानते हैं, तो आपकी वैल्यू बिल्कुल अलग है। बिल्कुल सही बात। मैं इसको एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आज मेरे घुटने में दर्द है, मैं एक फिजिशियन के पास जाता हूँ, उसकी फ़ीस 300 रुपये, पर मेरा इलाज एक ऑर्थोपेडिशियन ही कर सकता है, उसकी फ़ीस 800 रुपये। मैं उस वक्त 500 रुपये बचाने के लिए फिजिशियन के पास नहीं जाऊँगा। अगर मुझे स्पेशलाइज्ड इलाज लेना है तो मैं स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास 800 रुपये दे के जाऊँगा। तो जब आप स्पेशलाइज्ड होते हो तो कॉस्ट साइड में रह जाता है, तो सामने वाला ना कॉस्ट देख रहा है, ना ये देख रहा है कि आप कितना सेविंग्स करके देंगे, वो एक छोटा थॉट होता है, बट दे आर लुकिंग एट द वैल्यू एडिशन दैट यू आर ब्रिंगिंग एज एन एक्सपर्ट। तो ये एक लंबा आंसर था आपके छोटे क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा आंसर था ये, और इस आंसर से ये क्वेश्चन बनता है क्योंकि आपने बताया कि आपने हज़ारों इंटरव्यू लिए और काफ़ी लोग स्किल सेट के बारे में नहीं जानते, और ये बहुत अच्छी बात है। ये सॉफ्ट स्किल प्रॉपर आप स्पेशलाइज हैं एक चीज़ में, वो होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपने जैसे अभी एक सलाह दी कि अपनी स्किल को सुधारें, तो आप अपनी स्किल्स पे आज भी वर्क करते हैं या आपने एवरी डे? मतलब मुझे टेक्नोलॉजी यूज़ करना बड़ा पसंद है, तो आई कीप ऑन लुकिंग फॉर न्यू टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। मैं ही यूज़ नहीं करता, मैं उसको सजेस्ट भी करता हूँ। प्लस आई एम प्लानिंग वेरी सून, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग इज़ समथिंग विच आई एम अवेयर ऑफ, बट ग्राउंड पे अगर मुझे इफ़ आई वांट टू गेट माय हैंड्स डर्टी, वो मुझे नहीं आता है, तो आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट दैट। बिल्कुल। सर FBSPL की बात करें, फ्यूजन बिजनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि बहुत ही अच्छी कंपनी है, मुझे तो बहुत अच्छे से पता है क्योंकि मैंने भी काम किया है। तो सर वहाँ पे आज आपको कितना समय हो गया? ये भी एक अच्छा इंसिडेंस है। तो 2007 में मेरी जो दूसरी जॉब थी वो फ्यूजन ही थी, बट क्योंकि उस टाइम मेरी ग्रेजुएशन भी चल रही थी तो मैंने कुछ महीने 6 महीने काम किया, फिर छोड़ दिया। फिर मैं 2008 में आया, उस वक्त फ्यूजन ने एक मार्केट रिसर्च का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, दैट वाज ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट। तो उस वक्त कुछ महीने काम किया, फिर मेरा MBA कंप्लीट हो गया था। तो टू गेन सम एक्सपोजर एक्सपीरियंस आई वर्क विद जिंदल ग्रुप, जिंदल स्टील ग्रुप जो है गुजरात में था मैं।
फिर 2010 में मैंने वापस फ्यूजन ज्वाइन किया और 2010 से अभी तक के साथ। क्या बात है। तो कहीं ना कहीं उदयपुर ने और आपको रोक लिया और कंपनी ने आपको रोक लिया। उदयपुर मैं कभी कभी अपने हंसते हुए बात करता हूँ घर पे कि उदयपुर इज़ लाइक अ ब्लैक होल, ये आपको सक कर लेगा, ये कहीं जाने नहीं देगा। बिल्कुल। आप बीच में हाथ छुड़ा के भाग सकते हैं पर गायब नहीं हो सकते। गायब नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं ये शहर खींचता है। बिल्कुल। बिल्कुल, मैं खुद मानता हूँ क्योंकि मैं मुंबई भी रहा, बाहर भी रहा, तो कहीं ना कहीं उदयपुर जैसा एनवायरनमेंट हमें मिल ही नहीं पाता है। सर अगर बात करें जो जॉब देखते हैं उनको स्किल सेट के अलावा आज बात करें कम्युनिकेशन की, हाँ जी। ये बहुत लोग डरते हैं, घबराते हैं या फिर हो नहीं पाता, तो इसमें अगर आप सलाह देना चाहें युवाओं को कि कम्युनिकेशन स्किल कैसे सेट करें। आई थिंक प्रैक्टिस एक सबसे गंदा जवाब जो मुझे लगता है इस बात का, कि जब लड़के कहते हैं कि मुझे एनवायरनमेंट नहीं मिला, तो देखिए एनवायरनमेंट किसी को नहीं मिलता है। एनवायरनमेंट क्या होता है, मतलब इंग्लिश बोलने के लिए एनवायरनमेंट क्या होता है मुझे आज तक समझ नहीं आया। किसी के घर में, बहुत कम घर ऐसे होते होंगे जहाँ बैठ के बोले कि आज वो माहौल बनाया है अब इंग्लिश बोलते हैं। सही बात। तो एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, ऐसे आपको लेना पड़ता है। मैं खुद एक सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, ओके। तो ऐसा नहीं था कि हमें माहौल मिला हुआ था, पर वो शौक की बात है, वो आपकी विलिंगनेस की बात है। छोटी छोटी चीज़ें ऐड होती है, आप प्रैक्टिस कीजिए। कुछ लोग करते भी, कोशिश करते हैं, अखबार पढ़ते हैं, नॉवेल्स पढ़ना शुरू करते हैं, जी। पर क्या है कि जब तक आप कुछ चीज़ पढ़ के उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे वो भेजे में अटकती नहीं, सही बात है ना। तो अगर आपने कोई नया शब्द सीखा है तो उसी दिन या एटलीस्ट अगले दिन आप बोलने की कोशिश करो, किसी को भी चिपकाओ, सामने वाला कुछ भी सोचे, डजेंट मैटर। सही बात। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जब फर्स्ट जॉब जो हमारी कॉल सेंटर में लगी थी तो एक स्क्रिप्ट तैयार करी थी हमने। अब मैंने सोचा यार आपने दोस्तों को तो बहुत बोल के देख ली, दोस्तों को तो अच्छी लगेगी, जी। तो मैं ये टेलीकॉम कंपनियों के कॉल सेंटर्स पे कॉल करता था और वहाँ अपनी पिच मारता था किसी न किसी तरह से। अब वो उन बेचारों का काम होता था सुनना, हाँ। क्योंकि वो कस्टमर सपोर्ट में बैठे थे, वो सुनते थे बिना कट भी किसी नहीं कर सकते हाँ, हैं वो। तो वो मैंने प्रैक्टिस बहुत करी। ऐसे ही मैं अपनी टीम वालों को भी कहता हूँ कि जो जितने टूल्स वगैरह आपको दिख रहे हैं, इन टूल्स के कस्टमर सपोर्ट में बात कीजिए, वो आपसे इंग्लिश में बात करेगा, आप इंग्लिश में कन्वर्सेशन कीजिए। प्लस मुझे ये जो सीरीज़ और मूवीज़ होती हैं इन्होंने भी बड़ी हेल्प करी, क्योंकि हेडफोन लगा के मैं देखता था, अदरवाइज़ आप बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं। जब मैंने देखा कि आप रेगुलर स्पीकर के साथ कोई मूवी या कुछ भी देख रहे हैं तो वो सबटाइटल्स पे ही फोकस रह जाता है। सही बात है। तो शुरू में सबटाइटल्स अच्छे हैं, बट सबटाइटल्स हटा के आप हेडफोन्स लगाइए और फोकस करके सुनने की कोशिश कीजिए क्या बात कर रहा है, आप बहुत आसानी से पकड़ लेंगे उसको। बिल्कुल। एंड प्रैक्टिस इज एवरीथिंग। बिल्कुल। तो रोज़ कोशिश कीजिए, माहौल कहीं नहीं मिलेगा, आपको दुनिया बेवकूफ़ समझती है, समझने दीजिए, आप इंग्लिश मारिए जितनी मार सकते हैं। और हिंदी से अच्छी कोई मातृभाषा नहीं है मुझे, तो मतलब जब मैं सामने एक देसी को देखता हूँ हिंदी निकलती है मुझसे, सही वो बात। बिना बात अंग्रेजी में ज़्यादा बात हो नहीं पाती है। पर क्योंकि वो कहते हैं ग्लोबल विलेज वाली जो बात है, तो एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड, एवरी कंट्री इज़ कनेक्टेड। आज FPSPL और ऐसी हज़ारों कंपनियों से इतना फॉरेक्स जो है वो इंडिया में आता है, बिल्कुल। तो वो आने के लिए आप, मैं, हम जैसे लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, पर वो तब कर पाते हैं जब हम सामने वाले से बात कर पाते सही बात हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो सर मैंने कहीं सुना था, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उन्होंने कहा था कि इंसान जॉब नहीं छोड़ता है, बॉस छोड़ता है या बॉस बदलता है। तो आज आपको काफ़ी समय हो गया है FPSPL में, तो अगर आप आपके बॉस की बात करें तो उनका नेचर कैसा है, और आपने आज इतने साल आपने FPSPL को दिए, तो अगर उस बारे में आप कुछ बताना चाहें। नहीं, ये बात काफ़ी हद तक सही है, दैट यू डोंट लीव जॉब्स, यू लीव योर मैनेजर्स। और फॉर्चुनेटली हमें जो मिले हैं मिस मधुकर दुबे सर, तो अब तो खैर ही इज़ इन लाइक एन एल्डर ब्रदर नाउ, हम फैमिली जैसे देखते हैं उनको, बट ही वाज ऑलवेज ओपन, ही प्रोवाइडेड रूम टू शेयर आइडियाज़ एंड इम्प्लीमेंट आइडियाज़। वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो आज हम फ्यूजन को एक खुद की कंपनी समझते हैं, उसको अपने आप का एक बड़ा हिस्सा मानते हैं और अपने आप को उस कंपनी का एक बड़ा हिस्सा मानते हैं। तो आज वो ख्याल इतना आसानी से नहीं आता कि यार छोड़ते हैं, क्योंकि अपनी कंपनी है ना, कौन छोड़ता है। सही बात। प्लस ये जो कहावत है इसको बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज भी कर दिया है। और ना आप देखो
ह्यूमन टेंडेंसी होती है, आसान चीज़ें जल्दी पकड़ता है। हम्म, तो अब जॉब किसी भी कारण से छोड़ी, पर कहने में मैनेजर्स की वजह से छोड़ी। पर एक ट्रेंड मैंने नोटिस किया है और एक प्रॉब्लम है अपने यूथ के साथ में स्पेशली, कि जब आप एक जॉब पे आते हो तो यूजुअली आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री में, आईटी ईएस इंडस्ट्री में वो लोग आते हैं जिनको अपनी कोर फील्ड की जॉब नहीं मिली या जैसी जॉब वो चाह रहे थे वो नहीं मिली, क्योंकि ये इंडस्ट्री वेलकम कर रही थी तो इसमें आ गए, सब आ गए। है ना। बट व्हेन दे जॉइन दे फील लाइक कि ये तो अपनी परमानेंट जॉब है नहीं, हम्म, तो जब परमानेंट लग जाएगी तब आई विल एक्ट प्रोफेशनल। और यहाँ पे अभी लेट्स गेट सम मनी, लेट्स गेट इट गोइंग, पेट्रोल भरेगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के खर्चे निकलेंगे, मॉम डैड से नहीं मांगना पड़ेगा वाली बात है। बट ये जॉब वाली जॉब नहीं है। और हर फर्स्ट, इट्स नॉट जस्ट अबाउट आउटसोर्सिंग, हर फर्स्ट जॉब को इंसान ऐसे ही लेता है, क्योंकि फर्स्ट जॉब जो आपकी होती है वो थोड़ा सा लो पेइंग जॉब हो जाती है कई बार, या हो सकता है आपकी इच्छा से आपने ज्वाइन नहीं किया। तो आप सोचते हो फ्यूचर में मैं एक प्रोफेशनल बनूंगा जब मेरे को ऐसी या वैसी जॉब मिलेगी, बट व्हाट्स हैपनिंग इज यू आर मोल्डिंग योरसेल्फ फॉर दैट जॉब। चाहे आप वो इन्फोसिस में करना चाहते हो, आप आईबीएम में करना चाहते हो, चाहे वो टीसीएस हो, पर आज आप एज अ प्रोफेशनल जो नेचर अपना डेवलप कर रहे हो आगे चल के भी वही रहने वाला है। सो इफ यू आर नॉट अ प्रोफेशनल टुडे, यू आर नॉट गोइंग टू बी अ प्रोफेशनल एवर। सो मैनेजर्स वाली बात सत्य है, पर आई थिंक एक इंट्रोस्पेक्शन इज ऑलवेज नीडेड, कि पहले मैं मेरी कमियां दूर कर लूँ, फिर उस पर भी उंगली उठाऊँ। सही बात है। पहले हमें अपने गिरेबान में जो कहते हैं झांक के देखना चाहिए कि मुझ में क्या गलती है। सर बात करें आउटसोर्सिंग बिजनेस, ऑब्वियसली आउट ऑफ इंडिया होता है, तो सर आप मतलब ऑब्वियसली तो आप अभी तक कितनी कंट्रीज को विजिट कर चुके हैं? 5 आई गेस। सो यूएस, यूके, इंडोनेशिया, दुबई एंड थाईलैंड। सर फर्क क्या है? मतलब इंसान में तो कोई फर्क नहीं होता है, मतलब एक रहन सहन में, अगर यूएस के एक बंदे की बात करें, एक हम इंडियन की बात करें, मतलब कपड़ों में नहीं, एक बात करने का, हर चीज़ का, मतलब क्या फ़र्क देखने को मिलता है? कुछ ऐसा है मेजर? यार माइंडसेट का बहुत बड़ा फ़र्क होता है। पहली बात तो जिनको भी ये खुमार है ना कि यार विदेश में ऐसा, विदेश में वैसा, या लाइफ तो वही है अपने यहाँ पे। अगेन आपके चैनल से सबको बोलना चाहूँगा, वी आर लिविंग अ लग्जरियस लाइफ ओवर हियर। आज आप देखो एक नॉर्मल हाउस होल्ड में 6 से 10 हज़ार के बीच में एक मेड आपका क्लीनिंग, कुकिंग, ये वो सब कुछ इंक्लूड करके भी एक छोटे परिवार का 10,000 एट बेस्ट हो जाता है। वहाँ पे आप $150-200 में ऐसा कुछ ढूंढ के बता। अच्छा। प्लस आप ऐसे घर ढूंढ लो जिसमें कोई मेड या एक्स्ट्रा हेल्प अवेलेबल है। वहाँ के ज़्यादातर लोग खुद काम करते हैं, एंड मोस्टली दे हैव बिकम, वो क्लॉक बन चुके हैं, खुद घड़ियाँ बन चुके हैं या सुइयाँ बन चुके हैं जो सिर्फ भाग रहे हैं। लाइफ आसान नहीं है दोस्त, क्योंकि मेट्रोज की अगर बात करें तो वहाँ भागम भाग है, दौड़ भाग है। आप सुबह से चालू होते हैं तो शाम को सीधा बिस्तर पे गिरते वक्त ही रुकते। और बच्चों की लाइफ भी ऐसी है, क्योंकि क्या है कि स्कूलिंग तक का पार्ट ठीक है, बट वहाँ पे आपको अगर अच्छे कॉलेजेस का हिस्सा बनना है तो आपको एक्स्ट्रा करिकुलर में भी आगे होना होगा। तो पेरेंट्स बचपन से ही उनको एक्स्ट्रा क्लासेस में डाल के रखते हैं, तो बच्चा 7, 7:30, 8 बजे तक थक के ऑलमोस्ट बेहोश होकर सोता है। बिल्कुल थकान हो जाती है। यहाँ पे आप अपनी लाइफ देखिए, मतलब आप सुबह से लेकर एंड तक अपनी खुद की, एक उदयपुर जैसे शहर में आप अपनी लाइफ एनालिसिस कीजिए। वी आर लिविंग अ लग्जरियस लाइफ। मैं कहता हूँ आज क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ हेल्थ और क्वालिटी ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर इंडिया का सुधर जाए तो हमसे अच्छी कोई कंट्री नहीं। सही, मतलब कहीं ना कहीं पर हम अपग्रेड भी हो रहे हैं, आपको लगता है? हो रहे हैं, इट्स टेकिंग टाइम, पर थोड़ा चीज़ों को एक्सपीडाइट करने की जरूरत है। जैसे कि एक टोन होता है इंग्लिश में भी, एक हम लोग जो इंग्लिश बात करते हैं इंडियंस, वो, और एक आप जैसे आप बात करते होंगे आपके जो क्लाइंट्स हैं उनसे, तो उसका फ़र्क, और अगर वो सीखना हो इंसान को तो कैसे हो सकता है? कहीं ना कहीं देखिए वो शुरू में आपको समझना मुश्किल होता है, बट विद टाइम व्हेन यू कीप ऑन कम्युनिकेटिंग विद देम वो आपको समझ आने लगता है।
जब मैं अपनी टीम को भी यही कहता हूँ कि समझ आ जाए उतने तक ठीक है, आप अपनी भाषा अपनी बात इंग्लिश उनको समझा पा रहे हो वो भी ठीक है, आपको अंग्रेज बनने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो जिसको MTI कहते हैं, मदर टंग इन्फ्लुएंस, उसकी वजह से आप कभी भी एग्जैक्ट अमेरिकन एग्जैक्ट ब्रिटिश साउंड नहीं कर सकते, क्योंकि स्पेशली हमारा जैसा क्षेत्र है राजस्थान, आप सदर्न इंडिया का कोई भी पार्ट, उनको हैवी मदर टंग इन्फ्लुएंस है, पता लग जाता है कि देश के कौन से क्षेत्र से ये आदमी आया है। बिल्कुल। अब उसमें मैं अंग्रेज भी बनने की कोशिश करूं साथ में, तो मैं चीज़ों को बिगाड़ूं। और मिक्स हो जाएगी। मेरी कोशिश ये रहे कि मैं क्लियर प्रोनाउंसिएशन करूं, तो सामने वाला आसानी से मेरी बात समझ जाए, वो बहुत है। वही कम्युनिकेशन होता है। बिल्कुल। आप अपनी बातों को समझा पा रहे हैं, सामने वाले की बात समझ पा रहे हैं, वो काफ़ी। बिल्कुल एक ठहराव होना चाहिए, जैसे कि अभी भी आप हमसे बात कर रहे हैं तो एक ठहराव है, आपका एक एक शब्द समझ में आ रहा है, तो उसकी बहुत उससे अच्छा कोई कम्युनिकेशन, जब दो लोग एक दूसरे की बात समझ पा रहे हैं, मतलब अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। सर एक लास्ट क्वेश्चन बनता है, ये थोड़ा सा प्रोफेशन से हटके हैं, क्योंकि बहुत लोग बहाने बनाते लाइफ में कि खुद को कर दे, कल से करूँगा जॉब, चलो अगली बार ट्राई करूँगा, ये करना है चलो देखेंगे करेंगे, मतलब बहुत स्लो हो जाते हैं। उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? मतलब आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ है जो अंदर ही अंदर आपको खा रही है और आपको पता नहीं पड़ता? बिल्कुल, इसके कई सारे नाम हैं, कई वजह हैं। कुछ लोग आउट ऑफ एंजाइटी करते हैं, कुछ लोग अपनी ऐसी आदत डेवलप कर चुके होते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन भी एक वर्ड है जो आजकल बड़ा पॉपुलर है, कि लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, उस काम को मन में करते रहते, या कुछ लोग उस काम को मन में परफेक्ट करते रहते, जमीन पे नहीं होता। तो दो चीज़ें जो मैंने अपने साथ भी लागू करी थी, वो बड़ी अच्छी लगती है मेरे को, और मैं सबको सजेस्ट करना चाहूँगा। एक तो जो काम आपने बहुत लंबे टाइम से टाल रखा हो, आज कुछ भी करके सिर्फ 10 मिनट करो उसको, पर वो करो। चाहे उसमें आप 10 मिनट दे रहे हो, 5 मिनट दे रहे हो, एक बार शुरुआत कर दो। तो शुरुआत है ना, वो शुरुआत सबसे मुश्किल होती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे आपका वो सर्टिफिकेशन देखा मैंने राइटिंग, तो राइटिंग शुरू करने से पहले लगता है कैसे होगा, क्या होगा, कितना टाइम लगेगा, पर जब आप वो पेन लेके पहला अक्षर लिखना शुरू करते हैं, उसके बाद में वो काम आसान होता चला जाता है, आगे से आगे कड़ियाँ जुड़ती हैं। तो जो पहले 10 मिनट है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो एक बार शुरू कर दो, अपने आप हो जाएगा। सेकंड, मान लीजिए कि आपको 10 तरह के काम करने हैं। ये क्या है, ये डे टू डे वर्किंग प्रोफेशनल्स की लाइफ में होता है। अगर आपको 10 काम करने हैं, ह्यूमन टेंडेंसी ये कहती है कि सबसे मुश्किल वाला ना मैं पेंडिंग रखता चलूँ, और कई बार वो काम हो ही नहीं पाता है उससे। तो एक बड़ी अच्छी थ्योरी मैंने पढ़ी थी, उन जनाब का नाम भूल गया मैं, पर वो थ्योरी कहती है ईट द फ्रॉग। तो उसका मीनिंग ये था कि अगर आपकी जॉब में फ्रॉग खाना इन्वॉल्व है, तो सुबह सबसे पहले आते ही फ्रॉग को खा के निपटा दो। अच्छा। तो जब आप वो कर लोगे, बाकी चीज़ें आपको एकदम आसान लगेंगी। इट विल बी लाइक अ गेम फॉर यू, क्योंकि सबसे मुश्किल चीज़ आप निपटा चुके, एंड यू विल फील एनर्जाइज्ड, क्योंकि आपने सबसे मुश्किल काम तो कर लिया, और बाकी चीज़ों में आपको मजा आएगा। सो ईट द फ्रॉग। जैसा कि आपने बताया कि सुबह सबसे पहले अपना सबसे जो ऐसा काम लगता है कि हार्ड है, वो सबसे पहले कर लो, ऑब्वियसली एक मोटिवेशन आएगा। इसमें सबसे बड़ा अगर खेल होता है टाइम मैनेजमेंट, एक वर्ड है, बहुत आजकल कोर्स भी बिक रहे हैं टाइम मैनेजमेंट के नाम पे, लोग अलग अलग कोर्स बेच रहे हैं। आप कैसे टाइम मैनेज करते हैं? आपके पास जो टास्क होते हैं, टाइम मैनेजमेंट की एक्चुअल परिभाषा क्या है? यार देखो, एक गिवन टाइम में एक्सपेक्टेड एक्टिविटीज़ आपने कर ली, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा ली, तो आप टाइम मैनेजमेंट अच्छा कर पा रहे, वरना नहीं कर पा रहे, है ना। मैं खुद एक घड़ी नहीं बनना चाहता, मैं उसे टाइम मैनेजमेंट नहीं कहूँगा, पर वो घड़ी मेरी अच्छी दोस्त बननी चाहिए। अगर मैंने सोचा है कि आज मुझे अपनी बच्ची के साथ खेलना है, तो मुझे वो समय निकालना है, वो भी टाइम मैनेजमेंट। तो ये सिर्फ प्रोफेशनल वर्ल्ड में नहीं है, और प्रोफेशनल वर्ल्ड में टाइम मैनेजमेंट के लिए आज भी गुड ओल्ड डायरी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। मैं अपने दिन की शुरुआत अपने टू डूज डायरी में लिख के करता हूँ, फिर उस हिसाब से मेरा डिजिटल कैलेंडर सेट करता हूँ। तो मेरा जो 8 घंटे 10 घंटे का ऑफिस वाला ब्लॉक है, वो अच्छे से
प्लांट हो जाता है। और कभी कभी ऐसे दिन आते हैं कि आपने जितनी टू डू एक्टिविटीज लिखी वो सब नहीं हो पाती, तो डे एंड पे मैं उनको टिक मार्क करके जो नहीं हुई है उनको मैं नेक्स्ट डेट के लिए लेता हूँ, या जिस डेट पे मुझे वो करनी है मैं उस डेट के लिए लेता हूँ। और ये आई हैव रियलाइज्ड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग साइंटिफिकली एज वेल। क्यों? क्योंकि जब आप अननोइंगली आपने ध्यान नहीं दिया कि आपने क्या एक्टिविटीज कर ली हैं क्या नहीं करी हैं, आपने बस अपना दिन निपटाया है 8-9 घंटे 10 घंटे का, तो शाम को या सोते वक्त एक बेचैनी रहती है, यार मैं कुछ तो भूल गया, यार कुछ तो था ऐसा जो मैंने नहीं किया। पर जब आप वो टिक मार्क करके आए ना, अपने आप ब्रेन को आप मैसेज दे रहे हैं दैट आज का काम हो चुका है, और एक कंटेंटमेंट वाली नींद आपको आती है, एटलीस्ट आप इस तरफ से तो परेशान नहीं होंगे कि कुछ छूट गया है या कुछ भूल गया। सही बात। तो यही एक टाइम मैनेजमेंट की सीख है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच वीर, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग मी एंड हैविंग मी ऑन दिस शो। फॉर ऑल दोज जॉब सीकर्स, मेरी एक एडवाइस है आपको कि बहुत सारी मेहनत कीजिए अपने एजुकेशन के दिनों में एज वेल, पर मेहनत करना काफ़ी नहीं है, उस मेहनत को जाहिर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पहली बात, जब आप कहीं पे जॉब के लिए जा रहे हैं, ट्राई टू गेज ऑल द इंफॉर्मेशन, उस बिजनेस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देखिए, वो लोग कहाँ हैं, कितने लोग हैं, क्या करते हैं, किस तरह का बिजनेस है। बिकॉज आई फील कि समटाइम्स ये बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन भी आप लोग लेके नहीं आते हैं, और ये छोटी सी बात आपके बारे में बताता है कि आप कितना प्रिपेयर्ड हैं और कितना विलिंग है इस जॉब के लिए। तो पूरी तैयारी करके जाइए आप, क्योंकि अगर फ्रेशर हैं तो आपसे कोई बिजनेस वर्ल्ड की बातें नहीं पूछेगा, पर आपके चारों तरफ क्या चल रहा है उसका ध्यान रखिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, प्रोफेशनलिज्म में कुछ पीज होते हैं, वो आप लोग अगर फॉलो करें तो यूल बी इन मच बेटर प्लेस। फर्स्ट पी इज प्रिपेयर, जैसा कि मैंने बोला, तैयारी पूरी कीजिए। सेकंड पी इज प्रेजेंट वेल, तो आपने तैयारी कर ली पर आप उसको प्रेजेंट अगर अच्छे से नहीं कर पाते तो उस तैयारी का कोई मतलब नहीं है। एंड थर्ड पी इज पंक्चुअलिटी, आप प्रिपेयर भी कर रहे हैं, आप प्रेजेंट भी अच्छा कर सकते हैं, पर अगर टाइम पे नहीं पहुंचे तो इन दोनों बातों का कोई मायने नहीं रखता है। तो प्रिपेयर, प्रेजेंट वेल एंड बी पंक्चुअल, इन तीन चीज़ों का ध्यान रखें, हमेशा मेहनत करें, और एक स्किल ऐसा पकड़िए जिसमें आपको मज़ा भी आता हो, या जो आप डेवलप आसानी से कर सकें, और उस स्किल के बेताज बादशाह बनिए। ठीक है, सो दैट इज़ माई मैसेज टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।